जय हिंद साथियों, आपका अपनी YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैं रीजनिंग और मैथ को कवर करवाऊंगा। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट हमारा 2021 में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें रीजनिंग पहले करते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई 27। डी का अर्थ क्या है भाई आपका डिवाइड, तो डिवाइड। ए का अर्थ क्या है भाई प्लस, तो प्लस 5 प्लस 9 और सी का अर्थ है गुणा, तो 6। बी का अर्थ आपका था माइनस 15, ए का अर्थ था प्लस और 14, बी का अर्थ माइनस 11 और सी का अर्थ गुणा 6। अब इस व्यंजक को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 3 में 27 9 आ गया, प्लस 5 और प्लस 9 और 6 की गुणा करेंगे तो 54, माइनस 15 और प्लस का 14 से 11 गया 3 तीछा का 18, प्लस का 18। देखिए यहाँ पर 9 5 14 और 54 कितना होगा भाई 68 होगा, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि माइनस का 15 और प्लस का 18 मतलब प्लस का 3, तो कितना हो गया 71। कितना हो गया 71। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम स्पीड से। कह रहा है उस चयन का उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। इस आकृति में कौन सा चित्र आपको दिख रहा है? देखिए क्या ये हो सकता था, यहाँ पर देखिए ये नजदीक नजदीक है, यहाँ के बीच की दूरी है, तो ये इस प्रकार से आकृति आपकी नहीं बन रही है। बिल्कुल, क्या ये बन रही है? तो इसमें ये वाली आकृति बन रही है। कहाँ पे बन रही है देखिए पहले, बिल्कुल ये आकृति ऑप्शन नंबर ए आपकी आकृति इसमें अंतर्निहित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में क्या फिल किया जाएगा बीच में जो एक पूर्ण श्रृंखला बन जाए। देखिए जी डैश सी टी डैश एक्स डैश जी वो टी और यहाँ पर जी। अब देखिए जहाँ पे जी आया है वहां पे ब्रेक करेंगे जी। अब यहाँ पर क्या है फिर से जी आया है, तो पहला अक्षर पहला लेटर जो है जी है और लास्ट का लेटर क्या है टी है, क्योंकि इसमें टी है तो यहाँ भी टी होना चाहिए। अब यहाँ भी टी है। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पहला लेटर जी आना चाहिए तो यहाँ जी आना चाहिए, यहाँ जी है यहाँ भी जी आना चाहिए, यहाँ भी जी है। तो जी के बाद देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर, तो यहाँ भी एक्स आना चाहिए और यहाँ भी एक्स आना चाहिए। ठीक है, वैसे इनका देख सकते हैं आप लोग, लास्ट लेटर आपका जी जी वाई एक्स है और यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। एक्स के बाद क्या भर रहा है सी भर रहा है भाई, बस तो क्या भर रहा है एक्स जी सी सी जी एक्स, तो कौन सा भर रहा है ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो लास्ट लेटर से आप चेक कर सकते थे, एक ही अक्षर हमको देखना पड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दर्जी का पोशाक से संबंध है, वही संबंध मोची का। भाई दर्जी का क्या काम होता है पोशाक का सिलना, और मोची का क्या काम होता है जो जूते हैं उनका कंपेयर मतलब को सही करना। ठीक है, तो जूते जो होगा मोची। ठीक, अगला क्या क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन मानदीप और स्वाति, मानदीप और प्लस स्वाति 85,000 रुपये वेतन है इनके पास। उसके बाद में स्वाति और युक्ति, स्वाति और युक्ति के पास कितना है भाई 60,000 है। यदि स्वाति का वेतन युक्ति के वेतन से 10,000 रुपये अधिक है, स्वाति का वेतन जो है युक्ति से 10,000 अधिक है, दोनों का योगफल 60,000 है, तो ऐसे कौन से योग बनेंगे भाई, एक का 25,000 बन जाएगा और एक का 35,000 बन जाएगा। क्लियर, तभी तो 10,000 अधिक होगा। अब यहाँ पर स्वाति का कितना हो गया 35,000, किसका पूछा है मानदीप, मानदीप और स्वाति का कितना है 85,000, तो मानदीप का कितना हो जाएगा भाई 85,000 से स्वाति का घटा देंगे 35,000, तो कितना बचा भाई 50,000, कितना बचा 50,000। मानदीप का कितना हो गया भाई 50,000। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा निश्चित कूट भाषा में टारगेट को क्या लिखा गया। देखिए टारगेट को क्या नंबरिंग करेंगे 20 1 18 7, क्या आता है 7 5 और 20। अब देखो उन्होंने क्या लिखा है 2, मतलब 2 और 0 को अगर हम जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 1 ही रखेंगे, 18 को 8 और 1 9, 7 का 7 5 का 5 2 और 1। क्या करना है अंकों को उनको जोड़ रहे हैं। आपको क्वीन का बताना है, किसका बताना है क्वीन। क्वीन कितना 17 यू आता है, 21 पे ई आता है, 5 पे और 14, तो 17 का मतलब 8 2 और 1 3 5 5 और 5 बिल्कुल 83 5 5।
83,555। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 9, इसको 9 लिख रखा है, 4 4 8 और 1 9 हो रहा है, तो 5 5 10 2 12 2 14 हो रहा है, तो इसका क्या होगा 6 4 10 15 3 18। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इनके अंकों को ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, इनके अंकों को ऐड कर रहा है और कुछ नहीं, और यहाँ पे लिख रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिए गए विकल्प का अगला पद आपको ज्ञात करना है। देखिए यम कितने पे आता है 13 पे, जे कितने पे आता है 10 पे, जी कितने पे आता है 7, मतलब 3 घटा -3 हुआ, -3 हुआ, -3 करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 पे क्या आता है डी, डी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पहले लेटर से ही आप चेक कर सकते हैं, डी एफ टी आना चाहिए, पहला लेटर अगर डी आएगा तो सभी डी एफ टी आना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर है 40 46 58 52 130। अब देखिए 40 में कितना जुड़ रहा है भाई, प्लस का 6, 40 में कितना हो रहा है भाई प्लस का 6, और 46 58 मतलब प्लस का 12, और प्लस का 24, प्लस का 48। देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूना 96, कितना जोड़ेंगे 130 में 96, 130 में जब हम 96 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 9 3 12 और 2 226। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 10, 7 दोस्त हैं, एस टी कह रहा है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे है ना, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इर्द गिर्द का मतलब चारों तरफ बैठा है, ठीक है। केंद्र की ओर पीठ करके, ये नहीं बोला केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर पीठ का मतलब केंद्र के बाहर ही मुख करके बैठे हैं, बिल्कुल। वाई और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो वाई अगर यहाँ पर बैठा होगा तो 1 2 3, तो वी यहाँ पर बैठा होगा। अगर मान ले वी आपका यहाँ बैठा हो 1 2 3, तो वाई आपका यहाँ बैठा। क्लियर। अगला कह रहा है डब्ल्यू वी के दाईं ओर ठीक बगल में है, डब्ल्यू वी के दाईं ओर ठीक बगल में। अच्छा वैसे तो ये दायां होता है, लेकिन बाहर की ओर बैठे हैं तो दायां इनका अपोजिट होता है। वी के दाईं ओर कौन बैठा है, डब्ल्यू, वी के दाईं ओर कौन बैठेगा, डब्ल्यू, ठीक है। यू जो है वाई और एक्स के बीच में बैठा है, वाई और एक्स के बीच में यू बैठा है, तो वाई और एक्स के बीच में यू, तो यहाँ पे यू तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, तो यू यहाँ पे वाई और एक्स के बीच में बैठ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर क्या हो सकता है, y जो है वो u जो है y और x के बीच में बैठ सकता है, तो u या तो आपका यहाँ पर x होगा या तो आपका यहाँ x होगा। थोड़ी आगे और देखते हैं, t जो है वो w या y का बगल में नहीं बैठा है, t जो है w या y के बगल में नहीं बैठा है, तो t आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, बिल्कुल t आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। बचा कौन है आपका, क्यू आर एस टी, यस यस डब्ल्यू के बगल में बैठा है, यस डब्ल्यू के बगल में भी बैठा है, बिल्कुल सही बात है। यस जो है डब्ल्यू के बगल में बैठा है। वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है, वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही। जब भी हम 2 ग्राफ बनाएंगे जिसमें से एक आपका गलत हो जाएगा, एक बिल्कुल ही सही होगा, तो ये वाला ग्राफ हमारा सही है। तो क्या है, डब्ल्यू वी और एक्स के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 कह रहा है पेपर कटिंग करनी है भाई। अब देखिए इसको अगर हम कटिंग करेंगे तो ये त्रिभुज जो है ऐसे आना चाहिए ना, तो कंफर्म है, ऐसे तो आना चाहिए। अब इसको इस पार मोड़ा है तो सेम ये त्रिभुज नजदीक वाला नजदीक आएगा, ये कंडीशन आपकी देखो ना तो यहाँ बन रही है ना तो यहाँ बन रही है। अब इसमें ऐसा बन रहा है, ऐसा बन, अब जब इसको हम जस्ट करेंगे तो सेम उल्टा ही बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये तो गलत है, ये वाला नहीं बनेगा। जब सेम उल्टा करेंगे तो ये वाला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विशाल नर्मदा का पति है, विशाल जो है क्या है, नर्मदा का पति है। एक नर्मदा है कोई लेडीज, का पति कौन है भाई, विशाल है, ठीक है। प्रतीक गौरवी का भाई है, कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ, नर्मदा से विवाह विशाल का हुआ जो कि आरती का बेटा है, ये आरती का बेटा हो गया।
और आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। और कौन दिया है भाई? गौरवी विशाल की बेटी है। गौरवी कौन है? विशाल की बेटी कौन है भाई? गौरवी। गौरवी जो है विशाल की बेटी है। और प्रतीक गौरवी का भाई है। प्रतीक जो है गौरवी का भाई है। प्रतीक क्या है? गौरवी का भाई होगा। ठीक है। कार्तिक प्रथमेश का बेटा है जो आरती का पति है। आरती का पति कौन है? प्रथमेश। प्रथमेश जो है वो आरती का पति हो गया। और ये प्रथमेश कार्तिक वो प्रतीक गौरवी कार्तिक प्रथमेश का बेटा। प्रथमेश का बेटा कौन है भाई? कार्तिक। कौन है? कार्तिक। तो ये आपस में भाई भाई होंगे ना। अब पूछा क्या है? प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है? प्रथमेश कौन है गौरवी का? देखिए, प्रथमेश के बेटे की बेटी है। ये कौन होगा भाई? बाबा होगा। बाबा का मतलब दादा, जिसको बोलते हैं ग्रैंडपा। तो ग्रैंडफादर कौन हो गए भाई? दादाजी हो गए। प्रथमेश जी दादाजी होंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दिया गया आरेख उन विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं जानते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन। हिंदी, ये लोग हिंदी जानते हैं, ये लोग इंग्लिश जानते हैं, ये लोग जर्मन जानते हैं। क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन है उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी और जर्मन तो जानते हैं लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं। हिंदी नहीं जानते हैं तो भाई हिंदी नहीं जानते हैं, इनको कट कर दीजिए। ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं जानते मतलब इनको हमें लिखना ही नहीं है। ठीक। अब क्या कह रहा है? जो अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानते हो। केवल अंग्रेजी नहीं, केवल जर्मन नहीं, अंग्रेजी और जर्मन दोनों जानते हो। कितने लोग हैं ऐसे? 16 विद्यार्थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक विशिष्ट कूट भाषा में डंप को ETNG लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ETNG। DUMP। DUMP को क्या लिख रखा है भाई? ETNQ। नंबरिंग करेंगे क्योंकि 17, N 14, 20, 5, 16, 13, 21, 4। देखिए 4 में 1 जुड़ा 5, U में 1 घट गया ना, U में 1 घट गया 20, 13 में 1 जुड़ा 14, 16 में 1 जुड़ा। अच्छा देखिए 4 में 1 जोड़ा, U में 1 घटाया, 13 में 1 जोड़ा, मतलब ये क्या है? U एक लेटर क्या है? AEIOU। AEIOU ये क्या है? वोवेल्स है। और क्या कह रहा है? वोवेल्स के स्थान पे -1 कर रहा है और कॉन्सोनेंट्स में आपको 1 जोड़ रहा है। देखो जैसे ई में 1 कम कर दिया ना, ए में 1 कम कर दिया ना, जी में 1 बढ़ा दिया, ई में फिर 1 कम कर दिया, आर में फिर 1 बढ़ा दिया। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? कॉन्सोनेंट्स में +1 कर रहा है, वोवेल में माइनस। आपको किसका निकालना है? फिंगर का। FINGER। तो सबसे पहले देखो एफ कॉन्सोनेंट है, इसमें 1 हम जोड़ेंगे EF। एफ के बाद क्या आता है? जी आता है, तो जी आना चाहिए। तो भाई ये गलत है, ये गलत है। अब देखिए GH। अब आई एक क्या है? वोवेल। वोवेल से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा? एच आएगा। तो GH आना चाहिए, ना कि GJ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नोस को क्या लिखा है? NOSE। क्या लिख रखा है? NOSE को क्या लिख रखा है? ENOS। क्लियर? अब बोल रहा है प्राउड को क्या लिखेंगे? PROUD। अब देखिए क्या है? पहला वाला लेटर दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो पहला वाला लेटर क्या आना चाहिए? दूसरे स्थान पे आना चाहिए। क्या पहला वाला लेटर दूसरे स्थान पे यहाँ भी है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? अच्छा लास्ट वाला लेटर पहले स्थान पे इसमें ले रहे हैं, तो लास्ट वाला लेटर इसका डी है, पहले स्थान पे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो लास्ट वाला लेटर इसमें पहले स्थान पर ले रहे हैं, तो डी हम क्या करेंगे? पहले स्थान पर ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? दूसरा वाला उसके पहले, दूसरा वाला उसके पहले ले रहे हैं ना। जो दूसरा लेटर है वो कहाँ पे है भाई? दूसरा वाला है वो लास्ट के पहले आना चाहिए। क्या कह रहा है? दूसरा वाला है जो लास्ट के पहले आना चाहिए। क्लियर? तो लास्ट के पहले ये आना चाहिए। में इन्होंने क्या लिखा भाई? पहले सबसे पहले अंतिम चौथे वाले को पहले लिख रखा है, पहले लिख रखा है फोर्थ वाले को, उसके बाद में फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर फोर्थ
पहले स्थान पे फोर्थ वाले को, दूसरे स्थान पे पहले स्थान पे, तीसरे वाले को दूसरे और चौथे स्थान पे तीसरे वाले। अगर ये वाला रूल लगाए इसमें तो क्या पहले स्थान पे कौन सा रखेंगे भाई? पहले स्थान पे हम 5 4 वाला अगर रखते हैं यू आएगा, नहीं आना चाहिए। पहले स्थान पे डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। उसके बाद में क्या आना चाहिए आपका? दूसरे स्थान पे कौन सा आना चाहिए भाई? 5वां। फिर उसके बाद में यू आना चाहिए, डी यू। उसके बाद में ये आर, फिर ओ, फिर पी आना चाहिए। क्लियर? कौन सा हो रहा है? 5 वाला पहले ले रहे हैं, फिर 4 वाला ले रहे हैं, फिर 2 वाला ले रहे हैं, फिर ओ कौन सा है भाई? 3 नंबर पे 3 वाला, फिर 1 प्रकार से कुछ ले। एक्चुअली ये आपका यहाँ पर इन दोनों में मिस है, ठीक है? तो उसको थोड़ा सही से एनालिसिस कर लेना और कमेंट पे, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना है। अगला देखते हैं भाई, कह रहा है सेम जो है समुच्चय आपको बताना, ठीक है? जो संबंध इन संख्याओं के बीच में है वही संबंध इनके बीच में हो। ठीक है, 9 दशमलव 90, 90 का आधा कितना होता है? 45। तो हम क्या करेंगे? 10 का आधा 5 होता है ना, 9 पचे 45, ठीक है? 5 और 13 पचे 65, यहाँ पर 75 आ गया। 7 और 6 7 6 42, 8 ने 72, 6 11 में 22, 6 और 11 से में 66 आएगा। ये भी गलत है, ये आपका 9 ही 72। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न अगली आकृति आपको क्या है? देखिए अब एरो है, पहले इस तरफ था, फिर इस तरफ हुआ, अब नीचे की ओर, फिर दाएं, फिर आपको ऊपर की ओर। एरो किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाना चाहिए। अब देखिए पहले डार्क था, फिर बिना डार्क, फिर डार्क, फिर बिना डार्क। अब क्या आना चाहिए? डार्क में आना चाहिए, वो भी डार्क में आना चाहिए। तो ये भी गलत और ये नीचे। तो बी और सी में देखेंगे। अब देखिए इसको जस्ट ऐसे रख दिया गया है मोड़ के, क्योंकि डार्क है। फिर अब ऊपर की ओर रखेंगे और डार्क कहाँ होगा? इस पार साइड में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि ए अक्षर के फलक के विपरीत कौन होगा? मैंने क्या बताया था? एफ के विपरीत कौन हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। एफ के विपरीत बी हो जाएगा, ई के विपरीत डी हो जाएगा, और जो बचा है ए के विपरीत सी हो जाएगा। ए के विपरीत क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा रोटेट है, रोज है, रेजोल्यूट है, रिपेयर है, रिक्रीज। इसको अंग्रेजी शब्दकोश में मतलब लगाना है डिक्शनरी के ऊपर। देखिए सबसे पहले क्या करना है? आर आपका कॉमन मिल रहा है। अब आपका ओ आएगा या ई आएगा? तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, बिल्कुल। तो 3 4 5 में सबसे पहले यही लोग लगेंगे, 1 और 2 तो लास्ट में होंगे। तो 1 आपका नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। 1 तो आपका शुरुआत में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि देखो आर ई सी है, यहाँ पर ई कॉमन है। अब क्या मतलब? सी पी एस। तो सी का मतलब 5 पहले आएगा, पी का मतलब 4 बाद में, उसके बाद में 3। 5 4 3 किस में? 5 4 3 5 4 3 ये वाला है। 5 4 3 5 4 3। अब इसमें देखिए ओ आपका कॉमन मिल रहा है। अब इसमें यस और टी, तो यस पहले आएगा मतलब 2 आना चाहिए, उसके बाद में 1 आना चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 7 14 17 68 73 क्या है? 7 है, 14 है, 17 है, 68 है और 73। क्लियर? देखते हैं भाई कितना हो रहा है भाई। प्लस का 7 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, 17 चक्कू 68, मतलब गुणे में 2, 7 दूनी 14, प्लस का 3, 17 चक्कू 68, गुणे में 4, प्लस का 5 और गुणे में 6 कर देंगे भाई। 6 3 18, 6 7 42 और 3 438। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के हो चुके हैं। अब हम किसको देखेंगे? मैथ। मैथ में क्या कह रहा है भाई? एक फल विक्रेता ने 520 रुपये प्रति 10 किलोग्राम के मूल्य से 30 किलोग्राम सेब खरीदे। अब 520 रुपये में कितने उसको मिलते हैं भाई? 10 किलो। तो हम कहेंगे कि 30 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया? 30 किलोग्राम का मूल्य कितना हो गया भाई? 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 1560 रुपये के उसने कुल सेब खरीदे। 1560 रुपये के उसने कुल सेब खरीदे। उसने उनमें से 60% सेब
60% मतलब 30 किलो का 60% कितना होता है भाई? 18 किलोग्राम। कितने? 18 किलोग्राम सेब जो थे वो 60 रुपए पर केजी के अनुसार बेच लिए। तो 18 6 थी 48 और 6 का 6 18 का 108, 1080 रुपए के उसने ये सेब बेच लिए। अब कह रहा है शेष सेबों को विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम बताना है, जबकि 20% लाभ लेना है। अब भाई 20% लाभ, अगर हम 1560 पे 20% लाभ अगर हम बात करें तो मतलब कितने रुपए में बेचेगा? 12 छंग 72, 12 पंचे 60 और 7 67, 12 कम 12 6 1872 रुपए के कुल सेब उसको बेचने चाहिए। बिल्कुल, जिसमें से 18 किलोग्राम उसने 1080 के बेच लिए हैं, तो बचे 12 किलोग्राम वो कितने के बेचे? 2 17 से 8 गया 9 और 792 रुपए के बेचे। कितने को बेचे? 792 रुपए के। और सेब कितने बचे हैं? 12 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा भाई? तो 12 किलोग्राम है 792 के, तो 12 छंग 72 और 12 छंग 72, कितने रुपए में बेचे? 66 रुपए पर केजी के अनुसार से उसको सेब बेचनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को 15 घंटों में, बी उसे 30 घंटों में करता है। बी उसे 30 घंटों में करता है। टोटल वर्क कितना हो गया भाई? 15 दूनी 30। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो। ए द्वारा 5 घंटे, तो ए ने 5 घंटे में कितना काम किया? 5 दूनी 10 काम हो गया। शेष काम कितना बचा भाई? शेष काम कितना बचा? 20 बचा। शेष काम कितना हो गया? 20 बचा है। अब काम कौन करेगा? ये दोनों लोग मिलकर करेंगे। तो 20 काम कितनी देर में हो जाएगा? 18 बटे में 2 मतलब 6 सही 2 बटे 3 घंटे। शेष काम कितना बचा था भाई? 6 सही 2 बटे 3। शेष काम कितने समय में पूरा होगा? 6 सही 2 बटे 3 घंटे, मतलब 5 घंटे तो नहीं है। अब 6 सही 2 बटे 3, 2 बटे 3 घंटे को मिनट में बदलो भाई, 6 घंटे तो सही है। और 2 बटे 3 को हम मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा, 3 दूनी 6, 20 दूना 40 मिनट, मतलब 6 घंटे 40 मिनट। क्या आ जाएगा आपका? 6 घंटे 40 मिनट। अगर पूछता कि कुल कार्य कितने समय में सफल हुआ भाई, तो 5 घंटे ए ने पहले किया था, 6 घंटे 40 मिनट और लगे, मतलब 11 घंटे 40 मिनट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है आपको। देखिए क्या है मेरा, 8 - 4 डिवाइड। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं भाई? ब्रैकेट एंड ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो भाई ब्रैकेट एंड ऑफ, 8 - 4 डिवाइड बाई 8 दिए 24, प्लस का 7 डिवाइड बाई 1, क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइड बाई 6, 3 गुणे में 2 और गुणे में 1 बटे 6, क्योंकि अच्छा ये गुणा मतलब ये क्या है? भाग लगा हुआ है ना। 3 गुणे में, जब भाग को गुणे में बदलेंगे तो भाग 18 हो जाएगा, गुणे में 1 बटे 6 तो है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 8 - 4 छंग 24 मतलब 1 बटे 6, प्लस 7 बटे 6 और 7 बटे 6 आ गया। और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6 18 3 3 9, कितना आ जाएगा? 9 आ जाना चाहिए। 1 मिनट, वो प्लस का 7 बटे में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 7 डिवाइड बाई 6 और यहाँ कितना बच रहा है? 9, गुणे में 9 छाक 54 ना। सबसे पहले क्या करना है? 9 छाक 54 इसको सॉल्व करना है ना। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा है भाई, ये वाला, यही मिस्टेक। क्लियर? तो प्लस का 9 है, कितना है? 9 है। देखिए ये 7 बटे 6, 8 - 1 बटे 6 प्लस 7 बटे 6 और प्लस का 9 है। देखिए 9 भी सही है, 8 भी सही, तो 9 8 17 हो गया। और इनको अगर हम सही करें तो 7 बटे 6 माइनस का 1 बटे 6 कितना हो जाएगा? 6 बटे 6 मतलब 1 आ जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 7 से 1 गया, 6 बटे 6 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1।
17 और 1 कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही, तो का विशेष ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर 4, मान लीजिए x और y 165, 297 और 495 के क्रमशः लासा और मासा है, तो x बटे y का मान क्या है भाई? 165, 297 और 495 के क्या है? क्रमशः लासा और मासा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका हम मासा निकालेंगे, जो बच जाएगा वो गुणे में लासा हो जाएगा। किससे ये कट रहे हैं भाई? 6, 5, 11 और 12, 9, 7, 16, 17, 18, 9, 4, 9, 9, 18, अभी 3 से कट रहे हैं ना। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 नेम 27, 3 नेम 27, 3 एक कम 3, पिछाक 18, 3 पचे 15। अब ये किससे कट रहे हैं? 11 से कट रहे हैं। 11 पचे 55, 11 नेम 99, 11 कम 11, 11 पचे 55। क्लियर? अच्छा, ये जब तक कटते रहे सभी तो ये मासा हो गया। तो HCF इनका कितना हो गया? HCF कौन था भाई? 22 था। 22 बराबर कितना हो गया आपका? 3 गुणे में 11। अब आगे जो है वो आगे और कट करोगे तो एलसीएम निकल के आएगा। 5 गुणे 5 3 15, और इन सबको भी जोड़ लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो x बराबर में कितना हो गया? 3 गुणे में 11 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3। आपको निकालना क्या है? x अपान वाई। क्या निकालना था? x अपान वाई। x का मान है 3 गुणे में 11 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3 बटे में 3 गुणे में 11, 11 11 ये 5 3 15 3 45, कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, 26,000 रुपए की एक धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करने उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त ब्याज दूसरे भाग में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज के बराबर पहले भाग के लिए। देखिए दोनों क्या है? ब्याज आपके बराबर है। तो 5 3 15% एक तरफ ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 15% ब्याज मिलेगा, और 6 चौके 24% ब्याज मिलेगा। ब्याज दोनों बराबर है तो इनका जो धनराशि है वो दूसरे, इनका रेशियो निकालेंगे भाई। 3 पचे 15, 3 अठे 24, तो ये रेशियो हो गया ब्याज का। क्या हो गया? ब्याज का हो गया। तो इनके भाग का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 8 और 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 और 5 हो जाएगा। 8:5 के अनुपात में ये रुपए बांटे गए। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? राशियां बराबर हैं। ठीक है, दोनों राशियां नहीं मतलब ब्याज बराबर है। क्लियर? तो ये अनुपात हो गया। किसका पूछा है भाई? पहले भाग का। तो 8 के रूप में आना चाहिए। 8 से देख लेते हैं। 8 पंच 13, 13 बराबर कितना है भाई? 26,000 है। तो किसका पूछा है? 8 8 देखो 13 दूनी 26, 2000। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2000। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000। 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10,000। तो कौन सा हो जाएगा? 16,000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और 2200 रुपये में बेचकर 10% का लाभ, मतलब 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है। एमपी मान लिया 100 था। वो खरीदता है मतलब वो कितने रुपए में खरीद रहा है? 2200 रुपये में बेचकर। 20% की छूट पे खरीदता है। सीपी उसको मतलब मान लिया 80 पे पड़ गया। अभी वस्तु वो कितने की पड़ गई? 80, और उसे 2200 रुपये में बेच देता है। एसपी कितने में कर देता है? 2200 रुपये में बेच देता है, और 10% का लाभ होता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उसको वस्तु कितने की पड़ी, उसका हम सीपी देखेंगे। 10% का लाभ प्राप्त करता है 2200 रुपये में बेच के, मतलब 110 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2200 रुपये हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 2000 रुपये हो गई कि नहीं? 2000 रुपये हो जाएगी। 2000 रुपये ये उसका सीपी समझ लीजिए वस्तु का आप। और जो कि उसको 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और 2200 रुपये में बेचकर 10% का लाभ लेता है। मतलब ये कितने की वैल्यू है भाई? 20% की छूट पर वस्तु ये मिली थी उसको। वो कितने की लाया था? 2000 रुपये में, वो भी 20% की छूट के साथ। मतलब 80% की वैल्यू आपकी है 2000 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2000 गुणे में 100 बटे में 80। 0 से 0, 8 से काटेंगे कितना जाएगा? 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 25।
कितना आ जाएगा भाई 2500 रुपये है। 500 200 छूट कितनी मिली, मतलब 2500 की वस्तु को वो 200 रुपये में भाई 2000 रुपये की उसको वस्तु पड़ी थी और 2500 रुपये की थी वो, छूट कितनी मिली थी उसको 500, कितनी 500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स और वाई का अनुपात है 5:8 है, तो 4x - 3y। भाई एक्स का मान 5 है, वाई का मान 8, तो 4 पंचे 20 - 3 अठे 24 अनुपात 4 पंचे 20 - 7 अठी 56। तो 24 से माइनस का 4 बचा और माइनस का 36, तो माइनस से -4 × 4 4 9 36, 1:9। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 7:9 है। व्यय का अनुपात 13:15 है। ए और बी क्रमशः कितना बचाते हैं, 9000 और 15। आय मान लिया मैंने क्या हो गई, एक 7x हो गई, दूसरे की भाई 9x हो गई, और व्यय उन्होंने किया 13y और माइनस का 15y, बराबर में कितना बचा रहा है भाई, एक 9000 बचा रहा है और एक 15000 बचा। क्लियर, 000 से 000, 3 3 9 3 5 15, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 7 35x - 13 5 65y बराबर में 9 3 27x और 15 3 45y। फिर 27 को इस पार लाएंगे तो 35x - 27x बराबर में 65y माइनस का 45y। तो 35 से 27 गया, कितना बचा भाई 27, 3 30 होता है, 5 3 8x बराबर में 20y। बिल्कुल, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, मतलब 2x बराबर में 5y। क्या बच रहा है आपके पास, 2x बराबर में 5y। तो x और y का अनुपात 5/2 कितना है, 5/2। क्लियर, तो हम किसी एक में रख देंगे। भाई क्या कह रहा है, कह रहा है 7x - 13y बराबर में 9000 है ना। x का मान कितना है भाई, 7 5 35 और माइनस 13 दूनी 26 बराबर में 9000। तो 35 से 26 4 9 9 बराबर कितना हो गया, 9000 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया, 1000, कितना हो गया 1000। आपसे क्या पूछा, ए की आय कितनी है भाई, ए की आय आपकी कितनी है, ए की आय, एक की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर x और y की वैल्यू मैंने डाली है ना। 9 बराबर कितना आ रहा है आपका 9000 है, तो ए की आय मतलब 9, एक की वैल्यू ये कौन सी है, ये इनका रेशियो था, एक की वैल्यू 1000, तो यहाँ पर इनका अंतर मतलब 1000 हो रहा है भाई। यहाँ पे x और y के मान तो मैंने रख दिए, दोनों में रखने पड़ेंगे। x और y मतलब 5 कमा रहा है और 2 खर्च कर रहा है। 3 बराबर 9000 है, 5 3 15000, गलत है भाई। यहाँ पर थोड़ा कहीं पे सवाल देखते हैं, कितना आ रहा है, 4 5 4 9000, 1 बराबर 9000 हो गया। ए की आय कितनी बन रही है भाई, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, ए की आय कितनी, बचत कितनी है भाई, 9000 तो बचाता है ना, यहाँ पर कितनी है 9000 बचा रहा है, तो 9 बराबर हो गया आपका 9000, 1 बराबर हो गया आपका 1000। तो ये आपका क्या है भाई, आय है कितनी है 35, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा आपका 35000। खर्च कितना है 26, तो 26, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक था, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 18 मीटर और 50 मीटर की बीमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी वर्ग की भुजा क्या है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू क्या, बीमा वाले एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर के बराबर है। इस बार कितना है 18 × 5 50 ए स्क्वायर, इस बार 18 पंचे 900 बराबर में ए स्क्वायर है, तो ए बराबर में कितना हो जाएगा 30 मीटर, कितना हो जाएगा 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ए के 3 गुने और बी के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है। ए के 3 गुने मतलब 3a बराबर में मतलब प्लस का 4b का औसत बटे में 2 बराबर में 17, ये तो कह रहा है। आगे कह रहा है ए के 4 गुने मतलब 4a और प्लस 3b अपान में 2 बराबर में 18 है। ए और बी का योग कितना होगा, तो इस बार हम जोड़ेंगे 3a
प्लस 4b बराबर में कितना हो रहा है 17 दूनी 34, और इस पार में 4a प्लस में 3b बराबर में कितना हो रहा है 36। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4a प्लस में 3b बराबर में 36 से जोड़ेंगे, इस बार कितना हो जाएगा 6 4 10 70 बराबर में 7b प्लस का 7a, 7 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a प्लस बी बराबर में 70। तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को के क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता, मतलब 100 रुपए का था क्रय मूल्य, 90 पर बेचते। यदि उसने उस जैकेट को 500 रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। मतलब कितने परसेंट का 15% का लाभ कब होता, जब वो 115% पे बेचता। वो कह रहा है कितने अधिक में बेचा होता, 500 रुपये अधिक में बेचा होता। तो पहले 90 पे बेचा था ना, अब 500 अधिक, अब कितने में बेचना है 115 में, मतलब 25 बराबर कितना हो गया आपका 500 हो गया। जैकेट का क्रय मूल्य 100 था, 25 दूना 20, 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई 2000 रुपये। कितना आ जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं मतलब 16 संख्याओं का औसत है 24.5, पहली 6 संख्याओं का और ठीक है 16 का 24.5 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा भाई 16 पंचे 80, 16 से कुछ 64, 64 और 8 कितना होता है 72, 7 बचेगा, 16 दूनी 32 और 7 40, एक के बाद 5 मतलब 392 इनका योगफल। पर 6 संख्याओं का औसत कितना है 20.5, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 123 हो गया। 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई 32.4, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 तिया 15, 16, ये हो गया। कितना है योग 11 संख्याओं का योगफल कितना है भाई 5, 6 2 8 और 285, जिसमें से 6 संख्याओं का औसत पूछा है। तो 16 संख्याओं का औसत कितना है 392, तो बची 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कितना होगा भाई 392 से 285 घटा देंगे, तो 392 से 285 घटा दीजिए, यहाँ पर 12 से 5 गया 7, 0 आ जाएगा 107, और संख्याएं कितनी है 5, तो औसत कितना हो जाएगा 107 बटे में 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 चौके, क्लियर। 21.4 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक लड़की अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है, उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना। सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलती है तो कितनी देर में पहुंचती है 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 90 मिनट कर लो, पहले इसको सभी को मिनट में ही रखो। 3/5 चाल से चलती है तो कितना लेट होती है, तो यहाँ पर कितना चल रही है चाल, पहले 5 थी अब 3 चल रही है ना, 5 थी अब 3 चाल चल रही है ना, बिल्कुल। तो टाइम कितना लग रहा है भाई 90 मिनट लग रहा है भाई, 5 की स्पीड से चल रहे थे, अब 3 की स्पीड से चलेंगे तो 90 मिनट लगेगा। अगर वो मतलब 90 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यहाँ पर 3 की स्पीड से चल रहे हैं तो 90 मिनट देरी से पहुंचती है, तो उसकी यात्रा का सामान्य समय, तो उसकी यात्रा अगर वो 5 की स्पीड से चले तो कितना लगेगा, ये तो कह रहा है। तो क्या करेंगे भाई 3 की वैल्यू कितनी है 90 है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 गुणे में 5 बटे में 30, 30 3 5 15, 150 मिनट, तो 50 मिनट, तो 50 मिनट का मतलब 2 घंटा 30 मिनट आना चाहिए भाई, 3 3 90, 9 5 15, थोड़ा रॉन्ग है, देखते हैं भाई 1 मिनट। क्या उसकी सामान्य चाल का 3/5, ये क्या है चाल है, तो टाइम का चाल का रेशियो 3/5 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई 5/3, ठीक। 1 घंटा 30 मिनट देरी, तो यहाँ पर देरी कितनी हो रही है 2, तो 2 बराबर है 90 मिनट, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, राइट, यही तो है, नहीं 3 बराबर, 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई 90 गुणे में 3 बटे में 2, 45, 45 यहाँ कितना होता है 135, मतलब 135 मिनट को हम कह सकते हैं भाई 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा
सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। ए का वेतन जो है बी के वेतन से 10% कम है, तो इसका 90 रहा होगा। क्लियर। और बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम। बी का वेतन जो है सी के वेतन से 25% कम है, मतलब इसका 100 रहा होगा तो इसका 75। सी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट है, तो इनका रेशियो निकालेंगे। 25 तियां 75, 25 चौके 100, तो इस बार 9 अनुपात। तो ए और बी और सी का हम निकालेंगे, तो यहाँ 9, 10 और 3 और 4, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 27, 30 और 40, ये इनका रेशियो आ गया। क्या पूछा है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो यहाँ पर कितना अधिक है भाई, 27 से 40 में कितना अंतर है, 27, 3, 13, 13 अधिक है किससे, 27 से, गुणे में 100 करेंगे ना, 27 से तो नहीं डायरेक्टली कटेगा, तो 1300 को डायरेक्टली 27 से डिवाइड कर, कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 4 से 5 बार जाना चाहिए, 4 बार जा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108, तो 10 से 8 गया 2, और यहाँ पे 22 बचा, मतलब 4 आना चाहिए, 0। अब कितनी बार जाना चाहिए, 8, 8 सत्ती कितना हो जाएगा, 8 सत्ती 56, 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216, मतलब 48% के आसपास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित व्यंजक को सॉल्व करें। देखिए 1/5 है, डिवाइड बाई है, और ये क्या है, ऑफ है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6/20 हो गया, प्लस 1/5 गुणे में 5/6 और माइनस 2/3, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ये भाग है तो इसको उल्टा कर देंगे हम, 1/5 और संख्याओं गुणे में चेंज कर देंगे। क्लियर। प्लस यहाँ 1/6 और माइनस 2/3, 5 चौके 20, 2 दूना 4, 5 चौके 20 ही रखो, क्योंकि यहाँ भी बटे में 6, यहाँ भी 6, यहाँ 6 बना देंगे। कितना बचा भाई, 4/6 प्लस 1/6 माइनस का 2/3, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 4 प्लस 1 माइनस 4, 4 4, तो कितना बचा 1/6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित धनराशि 10.5% के साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,094 हो जाती है। समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 6 सही 2/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए ये क्या है, आपका दिया है मिश्र धन तो 10.5 की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा भाई, 10.5 गुणे में 4, 4.40, 42%। ये 42% ब्याज होगा, इसका मतलब 100 अमाउंट कितना हो जाएगा, 142%, 142%। लेकिन 142% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8,094। अब कह रहा है उसी रेट से इस समय में 6 तियां 18, 19, 20/3, 10.5 गुणे में 20/3। देखिए पॉइंट हटेगा, इसका 0 कट जाएगा, 3 तियां 9, 3 पचे 15, 35 दूना 70% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 170%। तो 170% की वैल्यू निकालनी है, 170% की वैल्यू निकालनी है, 8,094 गुणे में 170 बटे में 142। क्लियर, 142। अब 142 से इसको काटेंगे, 8,094 कितनी बार जाएगा, 14 पंचे 70, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 और 1 21, 5 कम 5 2 7, तो कितना 9 से 9, 10 से 1 गया 9, 99 4, 14 सत्ती 98, तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 30, 7 कम 7 2, पूरा 57 बार कटा, कितनी बार, तो 57 गुणे में 170। देखिए लास्ट में तो 0 आएगा और 7 सत्ती 49, 9 आना चाहिए, तो 9 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल ये भी नहीं होगा क्योंकि इनके इकाई दहाई वाला 9 है ही नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 9,690, 9,690। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी, उसमें से 3 को 14% के लाभ पर बेच दिया, चौथी अलमारी को उसने K% लाभ पर बेचा, यदि कुल लाभ 15% है तो K का मान लिया।
भाई 4 अलमारियां थी, 3 को 14% के लाभ पर बेचा तो 3 गुणे 14% ये टोटल लाभ हो गया, प्लस 1 को k% के लाभ पर बेचा, टोटल 4 अलमारियों पे 15% का लाभ हुआ। यही तो कह रहा है। तो 14 3 है 42% प्लस k% बराबर में है 60%। तो k% बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 60 माइनस 42 18%। कितना हो जाएगा 18%। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है भाई, 5, 9 और 4 है। यदि पिग्मी बैंक में 860 रुपए है तो सिक्कों का ये कॉइन्स का रेशियो है। तो हम देखेंगे टोटल रुपए कितना हो गए, 5 रुपए, 9 दूनी 18 रुपए, 5 चक्कू 20 रुपए। तो टोटल रुपए कितने हो रहे हैं, 20, 18 5 23 और 43। 43 बराबर कितना है 860। तो 43 दूना 86, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 4, मतलब 4 दूनी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। कितनी हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर कितना है, 135 से तो बात संख्या कितनी। तो देखिए 70% और 40% का अंतर कितना दे रखा है, कितना होता है भाई 30% बराबर 135 है। तो 100% संख्या होती है उसका मान कितना होगा, 135 गुणे में 100 अपान में 30, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 450। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यदि 7 अंकों की संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 के विभाजित अल्टरनेटिव अंकों का योगफल जोड़ना है। 5 2 7 2 9 9 18 और 8 7 15 प्लस पी माइनस 15 प्लस पी, वह 18 से 15 जाएगा तो 3, मतलब पी का मान कितना होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, पी का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर। तो पी बराबर कितना आ गया 3, हमको निकालना है 11 माइनस पी। 11 माइनस 3 करेंगे 8 3 11 होता ना 8 बचे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही जवाब है। क्लियर। यदि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिनका फॉर्म एसएससी जीडी में पड़ा है या आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जीएस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक एंड ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को ही भारत में केंद्रीय बैंक अथवा बैंकों का बैंक क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक, ठीक है ना, बैंकों का बैंक अथवा सरकार का बैंकर, सरकार का बैंकर। तो इतने नाम इसके हैं, आपको जो है ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ ऑप्शंस, जो कि सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है ले लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में सेबी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सेबी। क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं। आपके सामने इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। इसकी जो स्थापना होती है तो वो 1988 में होती है, लेकिन ठीक जो है 4 साल के बाद में, मतलब 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। कैसा, संवैधानिक जो है दर्जा दे दिया जाता है। कहने का मतलब है एक्ट के माध्यम से इसको जो है संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया जाता है। इसका काम क्या है, तो क्या आप सिक्योरिटी जानते हो, हिंदी में जिसे प्रतिभूति क्या बोलते हैं, प्रतिभूति बोलते हैं। आपने शेयर मार्केट का नाम जरूर ही सुना होगा। तो भारत में जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो आपकी सेबी ही है। शेयर मार्केट के संबंध में आपको 2 शब्दों को ध्यान रखना है। एक है आपका बुल, एक क्या है बुल, और एक है बियर। बुल और बियर,
ये दो शब्द पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित होंगे, तो जिसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं या फिर शेयर मार्केट भी बोल देते हैं, तो उसी से ये संबंध रखते हैं आपके बुल एंड बियर, ठीक है ना। चलिए अब भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कुछ जो है देख लेते हैं। असल में क्या होता है, 1921 में 3 बैंकों का विलय आपस में कर दिया जाता है, और वो बैंकें कौन कौन सी होती हैं, तो वो बैंकें होती हैं आपकी बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर दूसरी बैंक होती है बैंक ऑफ मद्रास, फिर तीसरी होती है बैंक ऑफ कोलकाता। तो 3 बैंकों का विलय किया जाता है 1921 में, तब इसका नाम दिया जाता है इंपीरियल बैंक। क्या नाम दिया जाता है, इंपीरियल बैंक दिया जाता है ना, इंपीरियल बैंक। फिर 1955 में, कब, 1955 में इसका नाम बदल दिया जाता है और तब इसका नाम कर दिया जाता है SBI, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर पूछा जाए कि बताइए भाई जो भारतीय स्टेट बैंक है उसको भारतीय स्टेट बैंक का नाम कब दिया गया, तो 1955 आप बताएंगे। वही कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा देता है और पूछता है कि इसका पुराना नाम क्या है, तो बताओगे 1921 में इसका नाम जो है इंपीरियल बैंक कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम आरबीआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना अगर पूछे तो 1 अप्रैल 1935 में की गई, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, अगर एक्ट पूछे तो 1934 लगाना है, लेकिन अगर उसकी स्थापना या गठन पूछे तो 1 अप्रैल 1935 इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में था। कहाँ था, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस था, लेकिन ठीक 2 साल के बाद में 1937 में इसका जो हेड ऑफिस है वो चेंज कर दिया जाता है और हेड ऑफिस बना दिया जाता है मुंबई। कहाँ बना दिया जाता है, मुंबई बना दिया जाता है। आरबीआई को बिल्कुल मैं क्लियर ही करवा दूंगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिए जब इसकी स्थापना की जाती है तो हिल्टन यंग कमीशन, इस कमीशन का नाम ध्यान रखना है क्योंकि इस कमीशन की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। इसका मुख्य काम देख लीजिए भाई, इसका मुख्य काम क्या होता है, मुद्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं, करेंसी, मुद्रा का निर्गमन, क्या करना, मुद्रा का निर्गमन या साख सृजन, या क्या करना, साख सृजन करना इसका मुख्य काम है। इसके अतिरिक्त में भी और काम है, जैसे कि बैंकों को रेगुलेट करना, तो आपकी आरबीआई ही क्या करती है, आरबीआई ही करती है, ठीक है ना। फिर अगर पूछे पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो बताओगे ओज बॉर्न स्मिथ, इसके पहले गवर्नर थे। वहीं अगर पूछ ले इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो बताओगे CD देशमुख, क्या बताओगे, CD देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। वहीं अगर पूछ ले आरबीआई का एकमात्र गवर्नर जो कि बाद में पीएम बनते हैं, तो वो कौन है, तो वो आपके अभी जिनका रिसेंटली में देहांत हुआ है, मनमोहन सिंह, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, वो आरबीआई के एकमात्र गवर्नर है जो बाद में पीएम भी बनते हैं, ठीक है ना। वही ध्यान रखोगे कि सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर, ठीक है ना, आरबीआई के गवर्नर आपके कौन रहे हैं, तो रामाराव बेनेगल। कौन रहे हैं, रामाराव बेनेगल, ओके, रामाराव बेनेगल इसके सबसे अधिक समय तक गवर्नर हैं। वहीं अगर सबसे कम पूछ ले तो बताओगे अमिताभ घोष, क्या बताओगे, अमिताभ घोष बताओगे, ठीक है ना। वहीं पूछे कि इसकी पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो अभी तक
कोई भी महिला गवर्नर आरबीआई की नहीं बनी है। क्या बताओगे? नहीं बनी है। ठीक है ना। थोड़ा सा और देखिए भाई, अगर पूछे इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय आप बताएंगे 29 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है? अगर पूछे मौद्रिक नीति भारत में कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति, तो इसका आंसर आरबीआई ही होगा। और एक वर्ष में ये जो है 6 बार मौद्रिक नीति जारी करता है। कौन? आरबीआई जारी करता है एक वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति। अगर पूछे कि जो है आरबीआई जो है उसके पास जो मुद्रा रिजर्व होता है वो कितना होना चाहिए पैसों को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो ये होना चाहिए आपका 200 करोड़। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कितना होना चाहिए, कुल मिला के 200 करोड़ होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का सोना होना चाहिए उसके पास। क्या होना चाहिए? 115 करोड़ का सोना और प्लस 85 करोड़ उसके पास नगद पैसे होने चाहिए। नगद पैसे होने चाहिए, तभी वो पैसों को, जिसे हम करेंसी बोलते हैं, उसको वो प्रिंट कर सकती है। ठीक है ना। कभी कभी इसकी प्रिंटिंग प्रेस पूछी जाती है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है, तो बताओगे आप देवास। क्या बताओगे? देवास बताओगे, कौमा नासिक बताओगे। क्या बताओगे? नासिक बताओगे, कौमा और भी है मैसूर बताओगे। क्या बताओगे? मैसूर बताओगे। ओके, ठीक है। और अगर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर पूछ ले, वर्तमान का मतलब 2025 में गवर्नर कौन है, तो बताओगे संजय मल्होत्रा। क्या बताओगे? संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान के गवर्नर हैं। क्या बातें क्लियर हुई हैं? अभी तो और भी जानकारी है, बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है। ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में कह रहा है भाई, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? ऑप्शन ए है, कह रहा बिहार में। ऑप्शन बी है, कह रहा यूपी में लगता है। ऑप्शन सी है, कह रहा एमपी में लगता है। या ऑप्शन डी झारखंड में लगता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर मेला जो है आपके बिहार में लगता है। ठीक है ना। और ये कैसा मेला है, तो ये भी ध्यान रखना, पशु मेला है। कभी कभी तो इतने पूछ लेता है कि सोनपुर मेला जो कि बिहार में लगता है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पशु के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक मेला आपको और ध्यान रखना है जिसका नाम है बीकानेर मेला। क्या नाम है? बीकानेर। ये जो मेला है पशुओं के लिए ये भी है, लेकिन ये एक स्पेशल पशु है। ये मेला सिर्फ उसके लिए ही लगता है और उसका नाम है ऊंट। क्या नाम है? ऊंट। क्योंकि आपको पता होगा जो ऊंट है वो राजस्थान का राजकीय पशु है और ऊंट बहुत ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, इसीलिए हर वर्ष बीकानेर में ऊंटों के लिए एक स्पेशल मेला जो है लगता है। ठीक है ना। यूपी से भी ध्यान रख सकते हो, जैसे अभी जो है कुंभ जो है आपका, कुंभ जो है, कुंभ क्या, महाकुंभ इसे बोलिए। ठीक है ना। क्या बोलिए? महाकुंभ बोलिए। जो अभी का महाकुंभ है वो भी आपका यूपी के प्रयागराज में लगा हुआ है। ठीक है ना। प्रयागराज में लगा हुआ है। एक और ध्यान रखिए, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला। ओके, नौचंदी मेला। तो ये भी आपका यूपी में लगता है। यूपी के कहाँ स्पेशल? मेरठ में लगता है। ओके, मेरठ में लगता है। ठीक है। झारखंड में ध्यान रखिए, जैसे सरहुल मेला आपका कहाँ लगता है, तो ये जो है आपका झारखंड में लगता है। वहीं आपका मध्य प्रदेश में कह सकते हो खजुराहो मेला बोल लो या महोत्सव बोल लो, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही लगता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है बृहद्रथ एंड ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अशोक। इसका राइट जवाब क्या होगा? अशोक। आइए अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो जब भी अशोक आएगा तो आपको 2 ईयर्स या ईस्वी कह सकते हैं, ध्यान रखना है। एक तो 269 और एक 261। 269
ईसा पूर्व में जो है उसका राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक होता है अशोक का। और 261 ईसा पूर्व में जो है वो क्या करता है आपका कलिंग का युद्ध, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कलिंग युद्ध कहा जाता है कि इससे पहले जो अशोक था वो साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाता था। साम्राज्यवादी नीतियों का मतलब है कि वो अपना जो राज्य था, उसका जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, उसको बढ़ाना चाहता था बहुत ज्यादा। लेकिन कलिंग युद्ध जैसे ही होता है तो कहा जाता है उसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है और वो इस नीति को छोड़ देता है। फिर वो लोगों का कल्याण करना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है, धम्म की बात करता है और जो है धर्म की बात करता है। ठीक है ना? तो दो आपको ध्यान रखना। अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी भी कहा गया। देवा नाम प्रियदर्शी। ठीक है ना? तो ये भी ध्यान रखोगे। अशोक को ये भी कहा गया। अशोक जो था वो आपका किसका बेटा था? तो आपका बिंदुसार का बेटा था और मौर्य वंश से संबंधित था। कह सकते हो मौर्य वंश का अशोक तीसरा राजा था। कौन सा राजा था? तीसरा राजा था। ठीक है ना? और ध्यान रखोगे जो कलिंग युद्ध है, अशोक ने असल में जो है स्तूप जो है, स्तूप और शिलालेख कौमा अभिलेख, इनका निर्माण बहुत ज्यादा ही करवाया है। बहुत ज्यादा करवाया। कहा जाता है कि कम से कम उसने 84,000, के का मतलब यहाँ पे हजार है, 84,000 शिलालेखों का उसने जो है निर्माण कराया। स्तूप भी उसने कई बनवाए। तो जो सांची का स्तूप जो कि एमपी में पड़ता है, ये इसी ने बनवाया था। एमपी का मतलब आप जब भोपाल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? भोपाल जाएंगे और वहां पे एक रायसेना जगह है, तो वहीं पे ये आपका सांची का स्तूप पड़ता है। और किसके लिए है? तो ये बौद्ध धर्म से आपका संबंध रखता है। ठीक है ना? क्या इतनी बातें आपकी जो है क्लियर हुई हैं? एक ये देख लीजिए, कलिंग युद्ध पूछता है अशोक के किस शिलालेख या किस अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है? तो बताओगे जो 13वां अशोक का शिलालेख है तो उसमें इसका वर्णन मिलता है। वहीं पहला शिलालेख के बारे में भी पूछा जाता है। अगर पहला शिलालेख पूछे तो उसमें बताओगे कि पहले शिलालेख में अशोक ने जो है जो बलि प्रथा, क्या थी? बलि प्रथा का मतलब है जो पशुओं को पहले लोग मार देते थे, है ना, उसके मांस को देवताओं को चढ़ाते थे, तो उस पे उसने रोक लगा दी थी। ठीक है ना? तो इतनी बातें अशोक के बारे में आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये जो अभिलेख या शिलालेख है तो ये किन भाषा में लिखे गए थे? तो आपके अरमाइक है। ठीक है ना? कौन कौन सी भाषाएं थी? अरमाइक है, आपकी खरोष्ठी है, कौन सी? खरोष्ठी है, ब्रह्मी है, कौन कौन सी है? ब्रह्मी है। तो ये जो है लिपि हैं जिनमें जो है शिलालेखों के ऊपर लिखा गया था। एक चीज ध्यान रखना, जो ब्रह्मी लिपि है, भारत में अशोक के जितने भी शिलालेख पाए गए हैं उनमें ब्रह्मी का ही यूज किया गया है। भारत के बाहर भी, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां पर भी अशोक के शिलालेख पाए गए, उनमें खरोष्ठी लिपि जो है उसका यूज किया गया है। ठीक है? देखते हैं क्या हो गया। ओके, ठीक है, चलिए भाई, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त जो है प्रथम के बारे में बात हो रही है। तो ये गुप्त वंश का आपका क्या था? राजा था। क्या था? गुप्त वंश का आपका राजा था ये। ओके, और चलिए ठीक है, आगे देखिए बृहद्रथ। देखिए बृहद्रथ। ओके, बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। एक ही फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है, मौर्य क्या था? मौर्य वंश का अंतिम राजा था। कौन? बृहद्रथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान में रखना है। बिंदुसार के बारे में मैं बता ही चुका हूं। ठीक है ना? चंद्रगुप्त पहले मौर्य वंश से अगर संबंध में हम ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य पहला आएगा। गुप्त मौर्य, ये इसका बेटा था। कौन? बिंदुसार। ठीक है ना? इसका बेटा था। और इसका बेटा अभी हम बता चुके कौन था? अशोक था। ठीक है ना? तो इसका बेटा कौन था? आपका अशोक था। ओके, और इसके उपनाम काफी पूछे जाते हैं जो इसने उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे कि अमित घाट। इसका उपनाम क्या है? अमित घाट या घाट। अमित चेटस, अमित
चेटस, अमित चेटस, सिंह सेन, क्या नाम है, सिंह सेन, कौमा भद्र, कौमा भद्रसार। तो ये इसके अन्य नाम है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा कह रहा है का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक चिपकने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। कह रहा है इनमें से किसका उपयोग इनको बनाने में किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का या सोडा ऐश का या फिर क्षार का। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड का। इन चीजों को बनाने में जो है इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये पेंट लिखा हुआ है और ये डाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डाई। इनका यूज जो है किया जाता है। ओके, एक अम्ल होता है और एक क्या होता है आपका क्षार होता है। तो सॉरी, ये क्षार ही लिखा ना, एक अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है कि अम्ल जो है, अम्ल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7 से कम होती है। कितनी होगी, जो पदार्थ 7 से कम पीएच मान रखेगा तो उसी को अम्ल हम बोलते हैं। और अम्ल मतलब ये इनका स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा इनका स्वाद होता है, ठीक है ना। कैसा स्वाद होगा, खट्टा स्वाद होगा। और अम्ल की एक विशेषता है कि ये नीले लिटमस को, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। किसमें, लाल लिटमस, ये लिटमस लिख गया, लिटमस समझना, लिटमस में बदलता है, ठीक है ना। क्या करता है, में बदलता है। ओके, और ये क्षार इसका उल्टा कर देता है। क्षार जैसे मान लिया कड़वा होता है, कैसा होगा, कड़वा होता है, तीखा जिसे हम बोलते हैं, तीखा होता है। और ये इसका उल्टा कर देता है, ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई, कह रहा 2014 में या 2025 में या 2015 में या 2016 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2015 में मुद्रा योजना प्रारंभ की गई। कुछ योजनाएं और भी हैं, पहले हम 2014 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं देख लेते हैं, फिर अन्य योजनाएं देखते हैं, ठीक है ना। तो 2014 में आपकी जो है कौन सी योजना, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये भी आपकी कब शुरू की गई, 2015 में शुरू की गई। और इसके तहत किया क्या गया था, तो जीरो बैलेंस से जो है खाता खोला गया था। क्या खोला गया था, जीरो बैलेंस से जो है खाता खोला गया था। अर्थात लोगों को जो बैंकिंग कनेक्टिविटी होती है तो उसको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है ना। और भी काफी है, जैसे स्किल इंडिया, जैसे स्किल इंडिया मिशन जो है वो भी आपका 2000 इंडिया मिशन वो भी आपका कब शुरू किया गया, 2014 में ही आपका जो है शुरू किया गया, ठीक है ना। मेक इन इंडिया आपने कार्यक्रम देखा होगा, मेक इन इंडिया। इसमें क्या किया गया, इसमें कोशिश की गई कि भारत में विदेशी कंपनियों को अधिक से अधिक लाया जाए, कि जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनका प्रोडक्शन हम खुद भारत में ही करें, ठीक है ना। और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे स्वच्छ मिशन, भारत स्वच्छ मिशन, तो ये भी जो है आपका शुरू किया गया। और ये कब शुरू किया गया, तो ये आपका 2 अक्टूबर और 2014, तो ये है 2 अक्टूबर 2014 को ये जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्यों, क्योंकि गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को, और उनका सपना था कि भारत जो है वो स्वच्छ बने, तो इसीलिए जो है ये वो जो है शुरू की जाती है, शुरू किया जाता है कौन सा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। और देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट हमें लगता है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ठीक है। तो 1, 2, 3 और लगभग में 4 योजनाएं आपको जो है यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट 2015 में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो 2015 में जैसे अटल पेंशन योजना, कौन सी, अटल पेंशन योजना, तो ये भी आपकी कब शुरू की गई, 2015 में ही आपकी शुरू की गई थी, ठीक है ना। फिर एक है आपकी स्टार्टअप, कौन सी,
स्टार्टअप योजना, तो ये भी आपकी जो है 2015 में ही शुरू की गई। और 2015 में शुरू की गई जैसे पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना, तो ये भी आपकी कब शुरू की गई? 2015 में ही जो है शुरू की गई थी, ठीक है ना। 2016 की कुछ देख लेते हैं, तो 16 में जैसे उज्ज्वला योजना जो है वो आपकी 2016 में ही शुरू की गई, जिसके तहत हमें क्या दिया जाता है, तो गैस सिलेंडर जो है उसका कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान जो है किया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भू प्रॉपर्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? अदिश का विघटन ऑप्शन बी, काम का पृथक्करण ऑप्शन सी, मैग्मा असंबद्धता ऑप्शन डी, मोहो विघटन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहो विघटन। तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ में करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब भी हम बात करेंगे तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में पहले जो पार्ट्स है या पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रस्ट। सेकंड वाली को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। एंड थर्ड वाली को हम कोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसको हिंदी में हम भू प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, तो इसने इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो क्रस्ट है ये लगभग में 0 से लेके 200 किलोमीटर तक जो परत आपकी पाई जाती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। फिर 200 से 2900 किलोमीटर तक, कितनी? 2900 किलोमीटर तक जो परत पाई जाएगी तो वो सेकंड नंबर की होती है, जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं। फिर थर्ड नंबर पे जो परत पाई जाएगी वो 2900 से 6370 किलोमीटर तक जो परत पाई जाएगी उसको हम कोर बोलते हैं। तो पहली परत को क्रस्ट बोलते हैं और इसकी आपकी गहराई ये लिखी हुई है। सेकंड वाली को हम मेंटल बोलते हैं जिसकी गहराई ये लिखी हुई है। थर्ड वाली को हम कोर बोलते हैं जिसकी गहराई ये लिखी हुई है, ठीक है ना। और इसको ही कभी कभी हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। पहली वाली परत को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर, ठीक है ना। ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इसको हम पायरोस्फीयर बोल देते हैं, पायरोस्फीयर, ठीक है ना। इसको पायरोस्फीयर भी बोल देते हैं। कभी कभी इसी को हम स्थेनोस्फीयर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसके फिर अन्य नाम है, थोड़ा सा और डिटेल के साथ में देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जो आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब भूपल्टी, ये ठोस है। कैसी है? ठोस है, क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है वो भाई ठोस ही तो है, तो वो ठोस है। पायरोस्फीयर या जिसे हम मेंटल बोलते हैं, तो ऊपरी मेंटल है वो भी आपकी कैसी है? ठोस है। लेकिन जो पृथ्वी का कोर है, ऊपरी कोर और निचली मेंटल, तो ये कैसा है? तो ये आपका द्रव्य है। क्या है? ये आपका द्रव्य है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। इतनी चीज ध्यान रखना है। आगे इसी को हम क्या बोलते हैं? सियाल। इसी को क्या बोलते हैं? सियाल। और फिर दूसरी वाली को सीमा, सियाल, सीमा। और तीसरी वाली को निफे कहते हैं। जो ऊपर वाली परत है इसमें किस चीज की अधिकता पाई जाती है? तो सियाल से सिलिकॉन। किस चीज की? सिलिकॉन। और ला का मतलब क्या है? एल्युमिनियम। सिलिकॉन कॉमा एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो इसकी क्या पाई जाती है? अधिकता। फिर दूसरी वाली परत में क्या, किस पदार्थ की या किस चीज की अधिकता पाई जाती है? तो सिलिकॉन कॉमा मैग्नीशियम। थर्ड वाली में निकिल। थर्ड वाली परत में किस चीज की अधिकता पाई जाएगी? तो निकिल और आयरन। तो इनकी क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। तो क्या इतनी चीजें क्लियर हुई है? कभी और पूछ लेता है घुमा के, कहा जाता है कि भाई जो आपकी भूप्रवृत्ति होती है या जो क्रस्ट होती है, तो सबसे मोटी क्रस्ट कहाँ पे होती है? तो जहां पे आपके पर्वत होते हैं, पर्वत की क्रस्ट जो है सबसे मोटी होगी। क्या होगी? सबसे मोटी। अगर सबसे पतली पूछे, सबसे पतली जो आपकी क्रस्ट होती है वो कहाँ की होती है? तो जो महासागर होते हैं वहां पे सबसे पतली जो है क्रस्ट आपकी होती है, ठीक है ना। कभी कभी और पूछता है कि जो क्रस्ट आपकी होगी
तो उसमें वहां पे सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो O2। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में जो है आपकी भू प्रॉपर्टी पे पाया जाता है। ठीक है ना, तो क्लियर बातें हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। इसका मतलब है कि सौर सेल जब हम बनाते हैं तो उनमें उसमें जो है इनमें से किस चीज का हम यूज करते हैं। ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्या सौर सेल आप समझ पा रहे हैं, आपने सोलर प्लेट्स देखी होंगी, क्या देखी होंगी, तो सोलर प्लेट देखी होंगी। तो सोलर प्लेट जिस चीज की बनती है ना, तो उसी में यूज किया जाता है आपका सिलिकॉन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं, सिलिकॉन, उसी में यूज किया जाता है सिलिकॉन, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, सोलर सेल बोल देते हैं। ठीक है ना, वहीं टंगस्टन जो है, टंगस्टन इसका यूज हम किस में करते हैं, ये तार होता है एक तरीके से, और इसका यूज हम करते हैं बल्ब में, बल्ब, ठीक है ना, इसमें यूज करते हैं बल्ब में। वहीं कभी कभी हीटर में पूछ लेता है कि भाई हीटर में हम किस चीज के तार का यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई, नाइक्रोम, क्या बोलते हैं उसको, नाइक्रोम बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, नाइक्रोम के तार का जो है यूज हीटर में किया जाता है, बल्ब में टंगस्टन के तार का यूज किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीना सिंह, मीरा कुमार, दिव्य कीर्ति सिंह या फिर साधना सक्सेना नायर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्य कीर्ति सिंह है। इन्हें 2024 में घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया, और यह ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। किस क्षेत्र में, ध्यान रखना, घुड़सवारी में बात कर रहा हूं, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं। वही नीना सिंह है, नीना सिंह को जो है, नीना सिंह पहली महिला CIFF की महानिदेशक बनी है। ये पहली महिला है जो इस पद तक, इस पोस्ट तक पहुंची है। ठीक है ना, मीरा कुमार ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है ना, वहीं सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, क्या नाम है, सरोजनी नायडू, इनको ध्यान रखना। सरोजनी नायडू जो है भारत में पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, ऑप्शन डी देख लीजिए थोड़ा सा, ऑप्शन डी साधना सक्सेना नायर, ये जो है भारतीय सेना में चिकित्सा का एक पद होता है जिसे बोलते हैं डीजी, ये पद संभालने वाली पहली महिला है। ठीक है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो करंट अफेयर से आपके रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के लिए कौन जिम्मेदार है। कह रहा है कि इनका पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, यकृत में होता है या बृहदत्रा में होता है। यहाँ पे छा बना हुआ था एक्चुअली में। ठीक है ना, इसका मतलब है बड़ी आंत, थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है, बृहद का मतलब बड़ा होता है ना, और इसका मतलब क्या है, छोटी आंत। क्या मतलब है, छोटी आंत। ओके, और या फिर ग्रसिका। तो इसमें से इसका राइट जवाब क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो छोटी आंत है उसी में हमारे भोजन का जो अधिकांश पाचन है वो छोटी आंत में ही होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, और चाहे तो वसा। कुछ लीवर के बारे में, यकृत जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में देख लेते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर ओवरऑल पूछे मानव का दूसरा कौन सा सबसे बड़ा अंग है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है, अंग है। किसकी बात हो रही है, लीवर की बात हो रही है। पित्त रस, आपने नाम सुना होगा, पित्त रस को जो बनाता है या
जो है जो बनाता है ना, तो वो आपका यकृत ही है, ठीक है ना। हालांकि पित्त रस का जो संग्रहण होता है, जो स्टॉक होता है, वो आपका पित्ताशय में होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर बड़ी आंत के बारे में जान लेते हैं। बड़ी आंत की जो आपकी लंबाई होती है वो लगभग में आपकी कितनी होती है, 1.5 मीटर। हालांकि इसके आसपास ही होती है, थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कम ज्यादा भी किसी किसी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये छोटी आंत को देखिए, छोटी आंत इसका नाम छोटी आंत जरूर है, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी वो 6.5 मीटर की होती है, ठीक है ना। तो इसके बारे में, इसकी हाइट लंबाई जो है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है। बड़ी आंत जरूर है, इसका नाम बड़ी आंत, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, और छोटी आंत 6.5 मीटर है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो है ये आपके आहार जो आहार नाल होती है लगभग में 9 मीटर, या कह सकते हो 30 फीट, क्या बोल सकते हो, 30 फीट, ठीक है ना, इतनी लंबी होती है। तो ये सभी के सभी इसी के भाग हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उस रिट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है। ऑप्शन ए है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी है कमान, ऑप्शन सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी है अधिकार प्रेक्षा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। असल में जो भारत है, भारत में 2 ही कोर्ट, कौन सी, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट। एक कौन सी, सुप्रीम कोर्ट। तो 2 ही भारत में रिट जारी कर सकती है। जो आपका हाई कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो अनुच्छेद 13 के तहत रिट जारी करता है। जो रिट होती है, जो आपकी क्या होती है, रिट, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। उत्प्रेषण नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 2, तीसरी अधिकार प्रेक्षा, चौथी आपकी है परमादेश। कौन सी है, परमादेश, परमादेश। 5वीं कौन सी है, निषेध, या बोल सकते हो निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा या निषेधाज्ञा। और इसका एक नाम कुछ और है, इसी चीज को मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, निषेध, चलो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसके 5 नाम है, मतलब ये 5 प्रकार की होती है, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश और निषेधाज्ञा, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखोगे, जो परमादेश है रिट, तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो सरकारी लोग होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं के खिलाफ जारी की जाती है। मतलब किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं की जा सकती। एक्चुअली में ये रिट होती क्या है, तो रिट जो हमारी न्यायपालिका है उसकी एक विशेष शक्ति है। क्या है, उसकी एक विशेष शक्ति है, और जिसको हम रिट बोल देते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन यादव बने हैं, या मोहन चरण मांझी बने हैं, या भजन लाल शर्मा बने हैं, या हेमंत सोरेन बने हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वहीं मोहन यादव जो है ये एमपी मतलब मध्य प्रदेश के नए सीएम 2024 में बनाए गए हैं। मोहन चरण मांझी उड़ीसा, कहाँ के, उड़ीसा के नए सीएम बनाए गए हैं। भजन लाल शर्मा अभी बता चुका हूँ राजस्थान के। हेमंत सोरेन झारखंड के, कहाँ के, झारखंड के आपके जो है नए सीएम बनाए गए हैं। ओके, वहीं आप ध्यान रख लीजिए आंध्र प्रदेश के, कहाँ के ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश के कौन है, चंद्र बाबू नायडू। ओके, चंद्र बाबू नायडू ये कहाँ के, आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना के भी ध्यान रखिए, क्योंकि इन सभी की नियुक्ति 2024 में ही हुई है ना। तेलंगाना कौन से, तेलंगाना में है रेवंत रेड्डी। क्या नाम है,
रेवंत रेड्डी। ओके, रेवंत रेड्डी। फिर अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के भी बनाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के कौन है? उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है भाई? उमर अब्दुल्ला। तो ये कहाँ के हैं? ये जम्मू कश्मीर के हैं। और ये सबसे रिसेंटली मतलब सबसे बाद में बनाए गए हैं। कुछ अक्टूबर या नवंबर 2024 में इनकी जो है नियुक्ति हुई है। तो इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के अब अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, अतिशी हैं। कौन है? अतिशी। और अतिशी, मुझे लास्ट का नाम याद नहीं आ रहा इनका, ठीक है ना। तो इतने आपको क्या करने हैं? सीएम आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, कुछ और ध्यान रख सकते हो, जैसे जो आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं, गवर्नर बनाए गए हैं, वो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है। वही जो 51वें नंबर भी ध्यान रखना, 51वें नंबर के जो सीजेआई बनाए गए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं। कौन है? जस्टिस संजीव यहाँ पे मुझे बनाना था, खन्ना जी हैं, ठीक है ना। और भी ध्यान रख सकते हो, जो नए भारत के लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन? लोकपाल अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो अजय मणिक राव खानविलकर हैं। नाम बहुत बड़ा है तो मैं बोल ही रहा हूं, अजय मणिक राव खानविलकर हैं। वहीं जो भारत में राष्ट्रीय महिला जो आयोग होता है उसकी जो अध्यक्षा बनाई गई है वो विजया रहटकर बनाई गई हैं। क्या? विजया रहटकर जो है बनाई गई है, ठीक है ना। है तो बहुत सारी नियुक्तियों पे मैंने अलग से वीडियो मात्र 10 मिनट का बनाया हुआ है। उसमें मैंने सारी, चाहे केंद्र की हो चाहे वो सीएम हो, सभी को कवर करवाया है। तो वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो नियुक्तियां जो है सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? जयप्रफत सिंह मुंडा। कितना बड़ा नाम है भाई। ऑप्शन बी कृष्णतात, ऑप्शन सी है ध्यानचंद, ऑप्शन डी है लाल बुखारी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णतात इनका नाम था, ठीक है ना। क्या नाम था? कृष्णतात इनका नाम था। वहीं ध्यानचंद को ध्यान रखेंगे आप, इन्हें भारत में हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं। जब तक ये खेले तो इन्होंने भारत को 3 बार जो है हॉकी विश्व चैंपियन बनाया था, जिसमें से 1932 आप एक ईयर ध्यान रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है जर्मनी में हुआ था। ये जो हॉकी विश्व कप हुआ था आपका जर्मनी में हुआ था। और इस हॉकी विश्व कप में ही आपने जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर, उसका नाम जरूर सुना होगा। हिटलर ने इनसे मुलाकात की थी और हिटलर ने कहा था कि आप कितने भी पैसे लीजिए, आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, इंडिया की तरफ से नहीं। लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। वहीं जो ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भी है आपका, वो एक तो दिल्ली में है, एक आपका कहाँ है? दिल्ली में है, और एक आपका यूपी में पड़ता है, यूपी के झांसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झांसी में आपका पड़ता है। इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारत का खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखोगे। और इस बार जो है 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन 13 कह रहा है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है? प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, या प्रत्येक नागरिक का कानूनी अधिकार है, या प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, या फिर प्रत्येक नागरिक का सामान्य कर्तव्य है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। तो आइए थोड़ा मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। मूल कर्तव्य जो है ये सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। और कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए, ठीक है ना। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में एक जो है बढ़ा दिया गया,
तो वर्तमान में कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11 हो गए। जो एक आपका बढ़ाया गया ये 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत और 2002 में आपका क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। कौन सा बढ़ाया गया? तो बढ़ाया गया है कि 6 से 14, कितने? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को माता पिता से उम्मीद की गई कि उनकी शिक्षा को माता पिता दिलाएंगे, मतलब निःशुल्क रूप में शिक्षा दिलाने का प्रावधान जो है आपका किया गया। तो जब इनको इंक्लूड किया गया था हमारे संविधान में, तो एक समिति का नाम आप ध्यान रखेंगे, नाम है स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम है? स्वर्ण सिंह समिति। और वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 ये तो 6 लिख गया, सॉरी, भाग 4A में है, भाग 4A में है। और वही अगर अनुच्छेद पूछे तो 51A, तो A आपको विशेष का ध्यान रखना है, यहाँ पर भी 51A है और यहाँ पर भी भाग 4A में है। ओके, चलिए ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संविधान के से जो है प्रेरित है, भारत में लिए गए हैं, तो इसका आंसर आएगा यूएसएसआर को ही हम रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। तो चाहे रूस ऑप्शन में दे या फिर यूएसएसआर दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बंबई में हुई थी। आपके ऑप्शन आपके सामने रहे हैं। क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है 1867 में, ऑप्शन बी 1865 में, ऑप्शन सी 1869 में या ऑप्शन डी 1871 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सामने दे ही रहा है प्रश्न में, बंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंबई में। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसकी स्थापना जो है की किसने थी। तो प्रार्थना समाज आत्मा राम दुबे के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी स्थापना जो है की थी। कुछ और भी समाज है, जैसे आर्य समाज का नाम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? आर्य समाज। तो इसकी स्थापना जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। कब करते हैं? तो ये भी आपके मुंबई में ही करते हैं। कहाँ करते हैं? मुंबई में करते हैं। और 1975 कह रहा हूँ भाई, 1875 में हो जा। कब करते हैं? 1875 में आपके जो है करते हैं। कौन? आर्य समाज। ठीक है ना। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती, मुंबई में 1875 में। कुछ और देख लेते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन करता है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी जो है इनकी स्थापना करते हैं। ठीक है ना। तो कुछ और है, या तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही आपके क्या है? इंपॉर्टेंट है। और कुछ देख लेते हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, कुछ और समाज बच रहा है लेकिन मेरे दिमाग पे जो आ नहीं रहा इस समय। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, धांगरी गांजा डैश का लोक नृत्य है। उत्तराखंड, असम, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र का। ठीक है ना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र का धारंगी गांजा जो है ये आपका क्या है? लोक नृत्य। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लोक नृत्य पे मैंने एक जो है बहुत बड़ा लगभग 50 मिनट के आसपास वीडियो बनाया, उसमें सारे लोक नृत्य मैंने कंप्लीट करवाए। ठीक है ना। तो उसको जो है आप देख लेंगे तो सारे लोक नृत्य आपके क्लियर हो जाएंगे। वहीं और ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र के जैसे तमाशा है आपका, तमाशा के बाद में दही कला है। क्या है? दही कला है। तो ये भी आपका जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य मोती के लिए क्या लिखा है? किस नृत्य शैली होना चाहिए यहाँ पे, शैली के लिए सम्मानित की गई हैं?
मतलब इनका जो संबंध है वो किस डांस शैली से, स्टाइल से, कुचिपुड़ी से, कथकली से, या लावड़ी से, या फिर भारतनाट्यम से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भारतनाट्यम से, जो कि कहाँ का है। तो जो भारतनाट्यम आपका कहाँ का भाई, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, एक बार देखते हैं रिकॉल करके, ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। और भारतनाट्यम नो डाउट तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है ना, तमिलनाडु का है। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना। मोहिनीअट्टम केरल का है आपका, कौन सा, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है, तो ये आपका जो है आपका केरल का है, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। और ध्यान रख सकते हो जो आंध्र प्रदेश के हैं, जैसे भावना रेड्डी, जो भावना रेड्डी है वो आंध्र प्रदेश का, मतलब है यहाँ पे जो कुचिपुड़ी है ना डांस, उससे संबंध रख, जैसे भावना रेड्डी, तो ये भी क्या है, आपकी कुचिपुड़ी डांस ही करती हैं, ठीक है ना। एक कृष्णा मूर्ति करके हैं, कृष्णा मूर्ति रेड्डी, तो वो भी आपकी कुचिपुड़ी से ही संबंध रखती हैं। ओके, और एक कृष्ण मूर्ति यामिनी है, यामिनी, तो वो भारतनाट्यम से संबंध रखते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 17, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, या ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और अभी मैं जस्ट ऊपर ही बता चुका हूं कि अटल पेंशन योजना आपकी 2015 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई, 2015 में शुरू की गई। इसकी एक क्राइटेरिया है कि इसके लिए कम से कम उम्र 40 होनी चाहिए, सॉरी कम से कम 18, और अधिक से अधिक उम्र कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप अटल पेंशन योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको वार्षिक रूप में प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा, और जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी उसके बाद में आपको पेंशन दी जाएगी। जिस हिसाब से आप अमाउंट जो है कंट्रीब्यूशन करेंगे योजना के तहत, आप जिस हिसाब से पैसा जमा करेंगे उसी हिसाब से जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो जो है पैसे मंथली वाइज इसमें मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की डैश पंचवर्षीय योजना 12 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कहने का मतलब नंबर बताना है, 8वीं थी, 12वीं थी, या 5वीं थी, या 10वीं थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। जो आपकी पंचवर्षीय क्या कहते हैं भाई, योजना आयोग, क्या बोलते हैं, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन आपका कब किया जाता है, तो ये 1950 में किया जाता है योजना आयोग का गठन। उसके बाद में जो है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, और योजना अवकाश, और क्या, योजना अवकाश। ओके, तो इनको ध्यान में रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, फिर दूसरी 1956 से 1961, फिर तीसरी 1961 से 1966। योजना अवकाश कब से कब तक रहा, तो 1966 से 1969 तक, 3 वर्ष तक ये जो है आपका रहा था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरोडोमर, इस पे आधारित थी, हेरोडोमर। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है एचएम मतलब महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना आपकी थी, ये कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी गाडगिल, तो इस मॉडल पे कह सकते हो, या इस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी, गाडगिल, ठीक है ना, इसकी सिफारिश पर लाई गई थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न, या कह सकते हो कृषि, खाद्यान्न या फिर कृषि पे विशेष फोकस किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो उद्योग होते हैं, जो कंपनी होती है उन पे फोकस किया गया, और इसी के तहत दुर्गापुर है, क्या है, दुर्गापुर है, भिलाई है, क्या है, दुर्गापुर, भिलाई है, बोकारो, क्या है, बोकारो है,
तो इनमें स्टील प्लांट जो है लगाए गए थे। योजना आपका इसका समय पता ही हो गया ना। एक और ध्यान रखोगे कि एक जो है 1900 नहीं, छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी? छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें आपकी क्या बोलते हैं भाई उसे, एक बैंक है नाबार्ड। क्या बैंक है? नाबार्ड। तो इसकी स्थापना जो है आपकी नाबार्ड छठवीं पंचवर्षीय योजना में की जाती। कब? 1982 में। कब की जाती है? 1982 में की जाती है। और शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। भारत में अब तक जो है कितना, चलो मिटा देते से, भारत में अब तक कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। कौन सी हुई है? 12 पंचवर्षीय योजना हुई है, ठीक है ना। कितनी हुई है? 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। तो जो 12वीं थी वो 2012 से और 2017 तक जो कि अंतिम थी, ठीक है ना। योजना जो है इस समय तक ये लागू रही, मतलब हाँ ठीक है, क्या रही? लागू रही। और इस योजना में ही सस्टेनेबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, कह सकते हो कि जो सतत विकास होता है, क्या बोलते हैं? सतत विकास। जो सतत विकास होता है उस पे फोकस किया गया। सतत विकास आ जाए या संधारणीय विकास आ जाए, क्या आ जाए? संधारणीय विकास आ जाए, तो उस पे क्या किया गया? फोकस किया गया। वही एक योजना और ध्यान रखनी है आपको, 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, जितनी भी योजनाएं हुई हैं सबसे ज्यादा इसने जीडीपी में वृद्धि की। तो लगभग में इसने 7.7% के आसपास जीडीपी वृद्धि दर नोट की थी। जीडीपी वृद्धि दर जो है ये नोट करती है कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। और एक ध्यान रखोगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है, कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना है, तो इसी में गरीबी हटाओ इसका जो है नारा दिया गया था। कब? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा और जान लेते हैं। फिर जो है एक नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आपका क्या आ गया? नीति आयोग जो है ये आ गया, ठीक है। फिर 2017 ध्यान रखोगे आप, 2017 में आपका क्या लाया गया? जीएसटी लाई गई। और विजय एल केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय एल केलकर की समिति की सिफारिश पर जो है ये लाई गई थी, ठीक है ना। तो क्लियर हुई सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? ए 67.8 है, बी 72.35 है, सी 66.66 है, ऑप्शन डी 77.77 है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 77.77 है। इसने जनगणना के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है, इसने एक स्पेशल रिपोर्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी करता है 2022 में जो उसने जारी की, तो उसके अनुसार इसने जो है पूछा है। यहाँ पे आपको ना भी पता होता, लेकिन अगर 2011 की जनगणना की जो साक्षरता दर है वो अगर पता होती 74.4%, तो आप कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकते थे। क्योंकि 2011 और वर्तमान में क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। कितने वर्ष का गैप है? तो लगभग में आप मान के चलिए 14 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है? 14 वर्ष का। अब बताओ, पहले ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे कि 14 साल बाद 2025 अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। एक ही ऑप्शन बचता है, 67 74 से कम है, काट दीजिए। 72.35 74% से कम है, काट दीजिए। 66.66 74% से कम है, काट दीजिए। मैं इसलिए कटवा रहा हूं क्योंकि 15 साल पीछे हमारा देश जो एजुकेशन के क्षेत्र में काफी ज्यादा पीछे था। इतने स्कूल नहीं थे, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतनी सुविधाएं नहीं थी, ऑनलाइन जो टीचिंग है वो नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, आपको हर दूसरे शहर, आपके गांव के पास में आपको कोई ना कोई जो है स्कूल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है 14 साल में जो साक्षरता दर है वो बढ़ी है, ना कि घटी है। तो आराम से इसको जो है आप टिक कर सकते हैं। कितनी है? 77.77 इसके अकॉर्डिंग, ना कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग।
फिर अभी जस्ट मैं बता चुका हूं, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य, तीसरी, पहली, 5वीं, 7वीं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आइए हिंदी के पोर्शन को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? यह 7 फूल अत्यंत सुंदर हैं, तो कहीं खून मर्डर की बात कही गई है? वहां पे तो फूल की बात कही गई है, मर्डर की बात तो कही नहीं गई है, ऑप्शन गलत हो गया। कल विजय की हत्या हो गई, बिल्कुल अभी कह रहा है कि भाई खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हत्या खून का पर्यायवाची नहीं होता है क्या? खून का पर्यायवाची या अनेकार्थी शब्द ही है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट जवाब होगा। तीसरा भी देख लेते हैं, महेश ने शहर से पत्तायन किया, पत्तायन यहाँ पे पलायन होना चाहिए था, एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? पलायन। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा वर्ड को समझ लीजिए, पलायन होता क्या? पलायन का मतलब है जब व्यक्ति किसी भी कारणवश, चाहे मजबूरी में, चाहे किसी के अट्रैक्शन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको हम पलायन बोलते हैं। जैसे आजकल लोग जो हैं वो शहरों में पलायन करते हैं। कहाँ करते हैं? शहरों में। अब कई इसके कारण हो सकता है कि यह आदमी जिस गांव में रहता था उसमें इसे काम ना सही तरीके से मिलता हो, या गांव में अच्छे स्कूल ना हो, गांव में अच्छी अस्पताल की सुविधाएं ना हो, गांव में लाइट की व्यवस्था ना हो, तो इसलिए ये शहर जा रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पलायन बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं मर्डर की बात कही गई है? नहीं। विकास वाचनालय में पढ़ रहा था, इसमें कोई मर्डर की बात कही गई है? नहीं, वो तो बेचारा पढ़ रहा है, अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट जवाब होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। कह रहा है इस वाले सकल, ये जो यहाँ पे शकल लिखा हुआ है और फिर इसके बाद में ये जो सकल लिखा है, इसका मतलब बताना है। इस वाले सकल का मतलब क्या पूरा होता है, कि इस वाले सकल का मतलब साथ होता है, या पहले वाले सकल का मतलब संपूर्ण होता है, या दूसरे वाले सकल का मतलब टुकड़ा होता है, फिर पहले वाले सकल का मतलब क्या एक होता है, या दूसरे वाले सकल का मतलब टुकड़ा होता है, फिर से एक वाले सकल का मतलब कुछ भाग होता है, या इस वाले सकल का मतलब आधा होता है। तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इस वाले सकल का मतलब क्या होता है? पूरा होता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इस वाले सकल का मतलब टुकड़ा होता है। आपने सुना होगा सकल घरेलू उत्पाद, क्या इकोनॉमिक्स में आपने ये वर्ड जीडीपी सुनी है कि नहीं सुनी है? यहां से आंसर आप निकाल सकते थे, संपूर्ण किसी में दिया ही नहीं है। जीडीपी ग्रॉस का मतलब क्या है? कुल का मतलब, अब देखो अगर इतना ही पता तब भी है, कुल का मतलब क्या होता है? संपूर्ण यहाँ पे होगा, क्या होगा? संपूर्ण। यहाँ पे हालांकि अगर इसकी हम अपनी भाषा में इसको तोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इस वाले सकल का मतलब भी तो होता है टुकड़ा, इसने साथ दे दिया तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या आना चाहिए था? बी आंसर इसका आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप करने की कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए टंकित, ऑप्शन बी टंकण, ऑप्शन सी टकसाल, ऑप्शन डी टिकाऊ। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो टाइप करने की कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टंकण बोलते हैं। आपके लिए हो सकता है नया वर्ड हो, लेकिन इंग्लिश में आपने बहुत ज्यादा जो है पढ़ा होगा या सुना होगा, टाइप राइटर। नाम सुना कि नहीं? नाम सुना आपने? टाइप राइटर है ना, टाइप राइटर। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हिंदी में? टंकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंकण बोलते हैं। वही टकसाल क्या होती है? तो टकसाल होती है जहां पे हम सिक्के जो होते हैं, क्या होते हैं? सिक्के, इनको ढालते हैं, जहां पे सिक्के ढालते हैं उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं। ठीक है ना। टिकाऊ हम सभी जानते हैं, जो चीज अधिक समय तक रह जाए, अधिक समय तक रुक जाए, उसको ही हम टिकाऊ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य में निम्न शब्द में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। कमल, करेक्ट। कमल जो वाक्य नीचे दिए इनमें से किस वाक्य में कमल का पर्यायवाची आया है? तालाब में मरु खिला है, तो भैया नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं भी कमल का पर्यायवाची इसमें हमें नहीं दिख रहा है। तालाब में पयोद खिला है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तालाब में कटु खिला है, बिल्कुल गलत। तालाब में सरोज खिला है, तो ये सरोज जो है कमल का क्या है? पर्यायवाची है।
सरोज है, पंकज है, अरविंद है, जलज है, तो ये सारे क्या हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। यहाँ पे ऑप्शन है तपा, और, साथ या जगह। और का यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि और का मतलब जब कोई दो बातें होती हैं तो उनको हम जोड़ते हैं, या कोई दो नाउन आपके हो तो उन्हें हम जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा मैं बुढ़ापे की और की जगह पे आना चाहिए और का मतलब इसका क्या होता है, तरफ। क्या मतलब होता है, तरफ। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हिंडोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। प्रचार करना, ढोलक बजाना, बात करना, जोर जोर से बात करना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रचार करना। ये मुहावरा तो आपने जो है अपनी लाइफ में सुना ही होगा, लोग अक्सर इसका यूज कर देते हैं क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। और ये मुहावरा जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे मान लो कोई एक ये व्यक्ति है, क्या है ये, कोई एक व्यक्ति है और इसके कुछ ना कुछ गांव में इंसल्ट हो गई। क्या हो गई, इंसल्ट हो गई। इस व्यक्ति की इंसल्ट हुई, वहीं पे एक व्यक्ति और है, ये बहुत ज्यादा चुगलखोर है। क्या है ये बहुत ज्यादा चुगलखोर है, और इसको अगर किसी की इंसल्ट पता चल जाए तो ये सभी लोगों को बताता हुआ घूमता है, मतलब प्रचार करने की इसकी आदत है किसी की इंसल्ट की। तो इसको पता चल गया कि भाई इसकी इंसल्ट हो गई, तो ये जहां भी जा रहा है ढिढोरा पीट रहा है। एक जगह ये मिल भी गया तो ये कहने लगा इसके मुंह पे, भाई क्यों ढिढोरा पीट रहे हो मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो इंसल्ट हुई है तो उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्रचार करना। क्वेश्चन 7, विकल्पों में से एक वाक्य में क्रिया संबंधी है, शुद्ध कह रहा है, उसको फाइंड आउट करिए। ऑप्शन ए, उसने नौकरी छोड़ दिया। ऑप्शन बी, गाड़ी चलती है। ऑप्शन सी, बर्फ पिघल रही है। ऑप्शन डी, तुम देर तक सोते हो। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, उसने नौकरी छोड़ दिया नहीं, उसने नौकरी छोड़ दी होना चाहिए था। बर्फ पिघल रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्फ जो है वो आपका पुरुषवाचक नहीं है, स्त्रीवाचक है, इसलिए रहा नहीं, रही ही आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताओ। इतिहास को जानने वाला उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं या ऐतिहासिक कहते हैं या इतिहासज्ञ कहते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, या फिर इतिहासकार कहते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हम इतिहासज्ञ कहते हैं। इतिहासकार वो होता है जो इतिहास को लिखता है, उसको हम इतिहासकार कहते हैं। इतिहास को जानने वाले को हम इतिहासज्ञ ही कहते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहासज्ञ ही कहते हैं। वहीं ये ऐतिहासिक आपका गलत लिखा है, ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक लिखा जाना चाहिए। ऐतिहासिक कोई घटना, ऐसी कोई घटना बहुत पहले घटित हुई थी, उसको हम बोल सकते हैं कि ये ऐतिहासिक घटना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हित ना चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, परमार्थी, हितैषी, हितविहीन या फिर अनहितु। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको हम अनहितु बोलते हैं। वही हितैषी का मतलब होता है हित, जो चाहता है उसको हम हितैषी बोलते हैं, जो नहीं चाहता है उसको हम अनहितु बोलते हैं। उसको मुंह मांगी दाम मिलेगा। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है, मतलब जो स्पेलिंग है वो गलत है। उसको क्या गलत है, दाम गलत है, क्या सही है, उसको भी सही है। मुंह मांगी दाम ये भी सही है। मिलेगा नहीं भाई, उसको मुंह मांगा, मुंह मांगी की जगह पे क्या होना चाहिए, मुंह मांगा दाम मिलेगा, क्योंकि दाम जो है, जो मूल्य है वो आपका पुरुषवाचक है ना कि स्त्रीवाचक है, तो इसीलिए मांगी की जगह पे मांगा होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आज अमावस्या की रात है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, विकल्पों में से कीजिए। एकादशी करा, अमावस्या का उल्टा क्या हुआ, एकादशी, काली, पूर्व या फिर पूर्णिमा। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, पूर्णिमा। ठीक है ना। क्या राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी पूर्णिमा, क्योंकि अमावस्या। क्वेश्चन 12, संयुक्त वाक्य ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा।
सरल का मतलब इसमें देखो ये सरल वाक्य नहीं है, इसको जोड़ दिया ना आपस में तो सरल वाक्य नहीं है, ये आपका मिश्रित वाक्य है। कह रहा इसमें से सरल वाक्य बनाएंगे तो इसमें से कौन सा बनेगा? सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं या बुरे हैं, तो भाई बुरे की तो बात ही नहीं कर रहा है, कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सब अच्छे हैं और बुरे हैं, सिर्फ अच्छे की बात कर रहा है, बुरे की बात नहीं कर रहा है, गलत हो गया। या अच्छे हैं और वे अच्छे हैं, लेकिन यही चीज तो इसमें भी इसने दे रखी है, तो वो कह रहा है सरल वाक्य बनाना है, आपको एक ही वाक्य ऐसा वाक्य बनाना है कि इसका मतलब निकले और वाक्य एक ही हो। तो इसमें तो वो दो वाक्य दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। वरना कहते तो वो इसमें भी सही रहा है, लेकिन वो सरल वाक्य कह रहा है कि सरल वाक्य बनाइए, इसमें सरल वाक्य कहा, इसमें दो वाक्य बना दिया, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, कहने का मतलब सभी अच्छे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट जवाब होना चाहिए था। क्वेश्चन 13, मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 जानते हैं क्या आप? क्या आपने कभी जो है भोजपुरी सुनी है? तो भोजपुरी में हम जो है 2.5 को, किसको? 2.5 को 2.5 बोलते हैं। या जो पहले के लोग होंगे तो वो भी 2.5 ना बोल के 2.5 ही बोलते होंगे, क्योंकि पहले की भाषा है। 2.5 दिन की हुकूमत, इसका क्या बताना है आपको? अर्थ बताना है। राज्य के बाहर शासन करना। लंबी हुकूमत, तो भाई 2.5 दिन ही कितने होते हैं, कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, तो क्या ये होना चाहिए था? नहीं। सामान्य शासन, कुछ दिनों की शानो शौकत, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। राज्य के बाहर, भाई राज्य के बाहर और भीतर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2.5 दिन दे रहा है, इसका मतलब वो समय दे रहा है। और क्या कह रहा है? कुछ दिनों की। भाई 2.5 का मतलब क्या होता है? ज्यादा होते हैं क्या? कुछ ही होते हैं, तो कुछ दिनों की शानो शौकत। जो हुकूमत है इसका अर्थ यहाँ पे शानो शौकत से लगाया गया है। जैसे मान लो कोई राजा है तो वो जाता है तो उसकी लाइफ जो कितनी लग्जरीज होती है ना। पैदल मतलब जो है पैदल कभी जाता नहीं है, रथ पे बैठ के जाएगा। कितने नौकर होते हैं जो उसके पास लगे रहते हैं उसकी सेवा में, तो उसी को बोलते हैं हुकूमत। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रभावी शिक्षकों का गुच्छा आ रहा है। उपरोक्त वाक्य के किस संज्ञा पद में त्रुटि है, गलती है? आ रहा है सही है कि गलत है? सही है। गुच्छा या प्रभावी या शिक्षकों का। तो एक चीज बताइए भाई, शिक्षक है कोई, वो आम तो है नहीं, अंगूर तो है नहीं कि गुच्छा के रूप में आएंगे, तो वो आएंगे ग्रुप के रूप में आएंगे, समूह के रूप में आएंगे। तो यहाँ पे गुच्छा आपका क्या हो जाएगा? गलत है, और जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने 5 आम खरीदे, तो गलत हो गया भाई, आम नहीं होता है। आज तक हमने आम पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आज तक हमने आम पढ़ा है। एक तो खाने वाला आम और एक सामान्य को भी हम आम ही बोल देते हैं। हम कहते हैं भाई ये आम आदमी है, ये सामान्य आदमी है। उसने 5 आम खरीदे, 5 नहीं भाई 5 होता है, इतना तो मुझको भी पता है। उसने 5 आम खरीदे, बिल्कुल ये क्या होना चाहिए? हमारा राइट जवाब होना चाहिए। उसने 5 आम खरीद, अरे आधा वाक्य क्यों लिख रहे हो? पूरा वाक्य लिख देते तो ये भी सही हो जाता। तो आपका ये वाला गलत हो गया और ये वाला क्या हो गया? राइट जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर एक और बचा है। एक्चुअली में नीचे मैंने आंसर पेस्ट कर दिए थे, तो नीचे वाले हम नहीं कराएंगे क्योंकि इसमें तो आंसर लिखा ही है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पुस्तक तथा आलय, इन दो शब्दों से मिलकर पुस्तकालय कक्ष बना है। पुस्तकालय कक्ष बना है, पुस्तकालय दुर्लभ बना है, पुस्तकालय वर्ग बना है, या पुस्तकालय शब्द बना है। तो किसकी बात हो रही है बताना भैया। पुस्तक और प्लस आलय ये क्या है? शब्द है इनमें से कि वर्ग है कि दुर्लभ है कि कक्ष है? तो क्या है? तो ये भैया शब्द है, तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका शब्द। तो यही आपका क्या होना चाहिए था? राइट जवाब होना चाहिए था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।